नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल पर बड़ी खबर के साथ एक बार फिर सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली के अंदर विपक्षी एकता की जबरदस्त मिसाल देखने को मिल रही है। बताएंगे आपको मोदी सरकार के नीति आयोग की बैठक से 8 मुख्यमंत्री ने अपना नाम वापस ले लिया है दोस्तों। इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल का समर्थन करेंगे क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को बुलाया है दोस्तों। बताएंगे आपको कहां पर पेच फंसा हुआ है। और इसी के साथ में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है दोस्तों। बताएंगे इसके बारे में भी अपडेट। और बाबा रामदेव के बदले बोल, पहलवानों का समर्थन करते हुए बीजेपी के नेता का मांगा है इस्तीफा। इसी के साथ में दोस्तों आपको बताएंगे ममता बनर्जी पर बन रहे प्रोपोगेंडा मूवी पर डायरेक्टर को ममता बनर्जी की ओर से नोटिस भेजा गया है। दरअसल दोस्तों क्या है ये पूरी अपडेट, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। और दिग्विजय सिंह का बड़ा ऐलान, कहा मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार तो बीजेपी के जितने भी IAS वाले जासूस है सभी पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। इसी के बाद राजनीति और तेज हो गई है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर धीरे धीरे विपक्षी एकता मजबूत होती जा रही है तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा था। और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिल्ली बुलाया है और इस पूरे मामले पर चर्चा की गई है। बैठक के लिए दिल्ली के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी, JP अग्रवाल, अजय माकन, सुभाष चोपड़ा, मनीष चतरथ के साथ देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। साथ साथ दोस्तों पंजाब के भी कई सारे नेताओं को बुलाया गया है। इन सभी से चर्चा की गई है। जानकारी ली गई है कि अगर अरविंद केजरीवाल की मांगों का समर्थन किया जाएगा तो इससे पार्टी को दिल्ली और पंजाब में कितना फर्क पड़ेगा। सारे नेताओं ने अपनी अपनी राय दी है। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे आगे की कार्रवाई करने वाले हैं दोस्तों। संस्था को बता दें कि मकल निधि मय्यम के प्रमुख कमल हसन ने शनिवार को संसद के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस कार्यक्रम में क्यों शामिल नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री रविवार यानी आज संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन उद्घाटन समारोह में विपक्ष ने मांग की थी कि राष्ट्रपति को शामिल होना चाहिए। प्रधानमंत्री को कम से कम विपक्ष की इस बात को मानना चाहिए था, उसके बाद विपक्ष भी इस समारोह में शामिल होता। कुल मिलाकर दोस्तों कमल हसन ने भी विपक्ष का समर्थन किया है। साथ साथ केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि दिल्ली के नौकरशाहों के तबादले पर केंद्र सरकार के हालिया अध्यादेश के कारण वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। और ऐसे में अब तक 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ऐलान किया है कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, राजस्थान के अशोक गहलोत, केरल के पिनरे विजयन, तमिलनाडु के MK स्टालिन बैठक में शामिल नहीं होंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस पूरे मामले पर बौखला गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज नीति आयोग की बैठक में 8 मुख्यमंत्री नहीं आए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग देश के विकास और योजना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बैठक में 100 मुद्दे तय होने वाले थे। अब जो मुख्यमंत्री नहीं आए हैं वो अपने प्रदेश की जनता की आवाज यहाँ तक नहीं लेकर आ पाए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्रियों को सोचना चाहिए था, जनता की आवाज हमारे तक लेके आना चाहिए था। मोदी विरोध में इतना आगे चले जाएंगे कि अपनी प्रदेश की जनता की आवाज भी नहीं सुनेंगे। ये किस तरीके की राजनीति है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तगड़ा झटका लगा है। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज जो उद्घाटन किया जा रहा है विपक्ष ने उसी का विरोध कर दिया और उसके बाद अब विपक्ष की ओर से बहिष्कार का ये एक और मामला सामने आया है। कुल मिलाकर विपक्षी एकता धीरे धीरे मजबूत होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर भी केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि कोई गैर बीजेपी राज्य का मुख्यमंत्री बहिष्कार कर रहा तो इसका मतलब नीति आयोग और केंद्र उसके साथ सही बर्ताव नहीं कर रहा है। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने बहिष्कार किया है, इनकी केंद्र बात नहीं मानी गई। नीति आयोग भी ऐसा ही कर रहा है। दरअसल नीति आयोग संचालन परिषद की 8वीं बैठक में देश को 2047 तक विकसित देश बनाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, कौशल, महिला सशक्तिकरण और कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली थी। कुल मिलाकर दोस्तों विपक्ष के नेताओं ने इस बहिष्कार का समर्थन भी किया है। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे गुट बीजेपी और शिंदे के बीच में हो रही हलचलों को लेकर आलोचना कर रही है। और दूसरी ओर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर दोस्तों बीजेपी और शिवसेना के बीच में आपसी मतभेद काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। आपको बता दें कि शिंदे के MP ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों दलों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिंदे गुट के सांसद गजानंद कार्तिकर ने बीजेपी पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ NDA में शामिल हुए थे, हमें NDA के सहयोगी के तौर पर समझा जाए, हमारे काम पूरे किए जाने चाहिए। बीजेपी की ओर से हमारे सांसदों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ये बात मैंने CM शिंदे जी को भी बताई है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी अभी स्वीकार हमें नहीं है। महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में से शिंदे गुट 22 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहा है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि बीजेपी इतनी सीटें किसी कीमत पर देगी नहीं और मामला काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। और देवेंद्र फडणवीस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसी खबरें केवल अफवाह है। हमारे और मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री के बीच में ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी के लोग पूरे मामले को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ जंतर मंतर पर कई हफ्तों से जारी पहलवानों के प्रदर्शन के समर्थन में आ गए बाबा रामदेव। स्वामी रामदेव ने कहा कि WFI के अध्यक्ष और बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। रामदेव ने कहा कि जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे हमारे पहलवानों की तरफ से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए उत्पीड़न के आरोप बेहद शर्मनाक है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके तुरंत सलाखों के पीछे डालना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वामी रामदेव का राजस्थान के भीलवाड़ा में 3 दिनों का योग शिविर चल रहा है और इस दौरान ये बयान बाबा रामदेव ने दिया है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव के पतंजलि प्रोडक्ट को लेकर इससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने कई सारे आरोप लगाए थे और अभी ये जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों स्वामी रामदेव ने आगे कहा कि मैं राजनीतिक तौर पर सभी सवालों के जवाब देने में सक्षम हूँ। मैं बौद्धिक रूप से कोई दिवालिया नहीं हूँ। मैं मानसिक या बौद्धिक रूप पर विकलांग नहीं हूँ। मेरे पास देश के लिए एक विजन है। रामदेव ने आगे कहा कि जब मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से बयान देता हूँ तो मामला थोड़ा उल्टा हो जाता है और तूफान खड़ा हो जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप के बाद बाबा रामदेव के सुर जो बदले हैं, आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका के मंत्री और कांग्रेस पार्टी के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने बजरंग दल और RSS पर बैन लगाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस बीच कर्नाटका बीजेपी के चीफ नलिन कतील ने प्रियांक खड़गे पर पलटवार किया है। नलिन कतील ने प्रियांक खड़गे को चैलेंज करते हुए कहा कि हिम्मत है तो RSS और बजरंग दल के ऊपर बैन लगाकर दिखाओ। कांग्रेस ने राख में मिल जाना है। अगर ऐसा कदम उठाया गया तो प्रियांक खड़गे के लिए बेहतर होगा कि देश की हिस्ट्री भी जान ले। प्रियांक खड़गे को ऐसा बयान देने से पहले सोचना चाहिए था। दरअसल दोस्तों प्रियांक खड़गे ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर कानून व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जाएगी और हुड़दंग मचाने का प्रयास किया जाएगा तो इसका सही से जवाब दिया जाएगा। साथ साथ दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित का केजरीवाल पर हमला, कहा वे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं लेकिन उनकी असली जगह तिहाड़ जेल में है। कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। दोस्तों ऐसे समय में यह बयान आया है जब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी से समर्थन मांग रहे हैं। यानी दिल्ली कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व दिखाई दे। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार में 24 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। सभी को मंत्रिमंडल दे दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने पास वित्त विभाग रखा है जबकि राज्य के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार को सिंचाई और बेंगलुरु के शहर विकास विभाग दिया गया है। इसके अलावा परमेश्वर को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने वित्त मंत्रालय के अलावा अपने पास इंटेलिजेंस, पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन और रिफॉर्म विभाग रखा है। HK पाटिल को कानून और संसदीय मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा सिद्धरमैया सरकार के एकमात्र ब्राह्मण मंत्री दिनेश गुडू राव को राज्य के अंदर हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का मिनिस्टर बनाया गया है। KA मुनियप्पा को फूड एंड सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर का मिनिस्टर बनाया गया है। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को ग्रामीण विकास और पंचायती राज का विभाग दिया गया है। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका में इंदिरा कैंटीन की वापसी हो गई है। सिद्धरमैया और शिव कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है। 5 रुपए का नाश्ता, 10 रुपए का खाना, इस योजना को फिर से लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि जगह जगह पर इंदिरा कैंटीन खुल चुके हैं जो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा वादा था। राहुल गांधी ने इसको लेकर अनुरोध भी किया था। राहुल गांधी ने अपने प्रचार प्रसार के दौरान कहा था कि कुछ फूड डिलीवरी स्टाफ मांग कर रहे हैं कि गरीबों की जेब पर महंगाई का असर पड़ रहा है, इसलिए सरकार को वापस से इंदिरा रसोई योजना लेकर आनी चाहिए। और दोस्तों इंदिरा कैंटीन योजना वापस आ चुकी है। साथ साथ कर्नाटका कैबिनेट के विस्तार के बाद रुद्रप्पा लमानी के समर्थकों ने विरोध किया है। 24 मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में कई सारे विधायकों को मौका नहीं मिला जिसके कारण कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें कि अगर राष्ट्रपति से इतना ही प्रेम था तो नए संसद भवन के विवाद से पहले इन लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए था। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का अमूमन समर्थन करने वाले गुलाम नबी आजाद ने फिर से संसद के उद्घाटन को लेकर यह बयान दिया है और कहा है कि विपक्ष अभी विरोध करने के लिए केवल एक ड्रामा कर रहा है। अगर उनको वाकई विरोध करना था, अगर वाकई उन्हें राष्ट्रपति को लेकर थोड़ा बहुत भी प्रेम था तो सबसे पहले उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए था। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एक भी ऐसा मामला नहीं है जिसमें गुलाम नबी आजाद विपक्ष के साथ में आ पाए, क्योंकि वो हमेशा विपक्ष का विरोध करते हुए बीजेपी का समर्थन करते हैं और ऐसे में कहते हैं वो भाजपा से अलग है। आप लोग इस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात की है। केंद्र के अध्यादेश को लेकर केसीआर से भी समर्थन मांगा गया है। दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से लगातार विपक्षी मुख्यमंत्रियों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली में नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, उसके बाद पश्चिम बंगाल गए थे, ममता बनर्जी से मुलाकात की, फिर उद्धव ठाकरे से और बाद में शरद पवार से मुलाकात करने के बाद उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिलने का समय मांगा था दोस्तों। और अब सीधा पहुंच गए तेलंगाना और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से उन्होंने मुलाकात की है। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर तंज बोले, जिनके सदन में आने पर रोक लगी है वे लोग बहिष्कार कर रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के लोग पहले बहिष्कार को लेकर कह रहे थे कि विपक्ष को बहिष्कार नहीं करना चाहिए, अपना थोड़ा लिबरल रवैया रखना चाहिए। यानी दोस्तों इस
पूरे मामले पर पहले बीजेपी के लोग विपक्ष से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोग भी आइए संसद के उद्घाटन में, और उसके बाद अब ये जानकारी आ रही है जहां पर अनुराग ठाकुर निशाना साध रहे और कह रहे हैं कि जिन्हें संसद से बहिष्कार किया गया है वो लोग बहिष्कार कर रहे हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी के पास कम से कम 54 से 55 अपने सांसद, और उसके बाद अगर आप पूरे यूपीए गठबंधन की बात करेंगे तो 100 से ज्यादा राहुल गांधी के पास समर्थन है दोस्तों। इसके बावजूद इस तरीके का बयान भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं। उनको समझ में आना चाहिए कि राहुल गांधी बेशक संसद के अंदर ना हो, लेकिन उनकी ताकत आज भी काफी ज्यादा है। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।